Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and welcome to the session. So here is a all India speed test discussion जहां पे हम स्टेट की एसटी का इंग्लिश पार्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट से सभी लोग सेशन में जुड़ जाइए। जो भी एस्पायरेंट्स ये चाहते हैं कि अगर वो उन्होंने एसटी दे दी है, किसी भी वजह से सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर उनको आंसर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम है ना यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन के लिए ओनली ऑन महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, अगर किसी वजह से नहीं जुड़ पाए हैं तो फटाफट से सेशन में जुड़ जाओ, क्योंकि हर एक सोल्यूशन का एक करेक्ट अप्रोच पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, हम ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर के रूल्स भी पढ़ते हैं, लेकिन उनको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो उन रूल्स का क्या मतलब। हम रूल्स को रटते रहते हैं, जब हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो रटन विद्या कहते हैं ना, ज्यादा देर तक काम नहीं आती है। तो कंसेप्ट को, कोर कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राइट एवरीवन, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विदाउट एनी फेल। और जिसमें हमारे एसटी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया कि पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस, है ना, जो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैं, दे हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। वन ऑफ देम कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। किसी एक में इसमें ग्रामेटिकल एरर है, आपको वो ऑप्शन चूज करना है, वो पार्ट चूज करना है जिसमें एरर है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं पहले कि सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड फ्रॉम माला आंटीज स्मॉल शॉप एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अब यहाँ पे माला आंटी कोई है, उनकी कोई कॉर्नर स्ट्रीट पे शॉप, जैसे स्ट्रीट में स्टॉल नहीं लगे होते हैं, उनकी शॉप है। तो वहां का खाना जो है बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। सो दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड फ्रॉम हर शॉप। राइट, अब यहाँ पे देखो माला आंटी, यहाँ पे जब एक ओनरशिप दिख रही है आपको, किसकी ओनरशिप दिख रही है? डायरेक्ट कनेक्शन है कि किसके? माला आंटी की शॉप से, है ना। माला आंटी की शॉप से डायरेक्टली क्या है? कनेक्शन है। तो बेसिकली कनेक्शन के लिए हम यूज क्या करते हैं? पॉजेसिव फॉर्म, है ना, पोजेशन शो करते हैं। अब पोजेशन हम कैसे शो करेंगे? पोजेशन हम कैसे शो करेंगे? अगर एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो माला आंटी की शॉप से उनका पोजेशन दिखाना है। अब यहाँ पे अगर आंटीज कर दोगे, आंटी का आंटीज, तो आंटीज तो ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा ना, ये तो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, जो कि यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो रॉन्ग है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? पोजीशन शो करने के लिए टू शो पोजीशन, है ना, या टू शो पोजीशन और कनेक्शन किससे? माला आंटी की शॉप से। तो यहां पे माला आंटी के साथ लगा देंगे अपॉस्ट्रोफी एस, माला आंटी स्मॉल शॉप। तो स्मॉल शॉप से कनेक्शन हो गया माला आंटी का, कि माला आंटी की जो स्मॉल शॉप है वहां का खाना बच्चों को बहुत पसंद है। तो एरर हमें किस फॉर्म में मिली, कहां पे मिली, किस पार्ट में? आंटीज स्मॉल शॉप। तो यहाँ पे कहां दिया हुआ है? माला आंटीज स्मॉल शॉप हमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? कौन से पार्ट में एरर है? हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई ए पार्ट में एरर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसी पार्ट में क्या है? एरर है। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब इसमें भी क्या करना है आपको? एरर ढूंढनी है। इसमें भी क्या ढूंढना है आपको? एरर ढूंढनी है। तो लिखा है ग्रैंड सेलिब्रेशन इन ऑनर ऑफ अ फर्स्ट वुमेन गोल्ड मेडलिस्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय दी फैमिली मेंबर्स। मतलब कहने का ये है, जो एक बड़ा सा सेलिब्रेशन किया गया, किसके ऑनर में, यानी किसके रिस्पेक्ट में? जो पहली महिला गोल्ड मेडलिस्ट है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया वो ग्रैंड सेलिब्रेशन? बाय दी फैमिली मेंबर्स, उस वुमेन के फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग, या फैमिली मेंबर्स ने किया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये तो कंफर्म है जो फर्स्ट वुमेन गोल्ड मेडलिस्ट है, पहली महिला, ये चीज तो डेफिनेट है। तो जब एक स्ट्रक्चर आता है, कौन सा स्ट्रक्चर आता है अभी मैं बता देती हूँ। आप लोगों ने रूल अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा। और यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर दिया हुआ है, ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर जानते हैं ना। ऑर्डिनल नंबर जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट,
एंड एसेट्रा, ठीक है। और अगर आपके कार्डिनल नंबर की बात की जाए तो कार्डिनल नंबर आपके क्या होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये होते हैं। तो जब कभी भी ऑर्डिनल नंबर होगा हमेशा याद रखो द नाउन आर्टिकल जरूर यूज करेंगे। किसके साथ? ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा आप क्या यूज करेंगे? नाउन का आर्टिकल। क्योंकि फर्स्ट आपका भी क्या है, एक तरीके से देखा जाए है तो ये ऑर्डिनल नंबर, लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वुमेन लिखा हुआ है। वुमेन गोल्ड मेडलिस्ट है और जो कि डेफिनेट है। हमेशा डेफिनेट नाउन के लिए ही हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो अ दिया हुआ है ये रॉन्ग है। तो वी शुड यूज आर्टिकल द इन प्लेस ऑफ अ। तो लिखेंगे हम यहाँ पे द फर्स्ट वुमेन। ये इसका करेक्शन हो जाएगा। अब ये पार्ट कहां पे दिया हुआ है? यहाँ पे दिया है ए पार्ट में। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा कि किस पार्ट में एरर है? ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका आंसर क्या हो गया? अगेन ऑप्शन ए। समझ में आया? ग्रामर कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। ग्रामर कंसेप्ट में अगर दिक्कत आएगी देन यू विल फेस प्रॉब्लम, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे? यहाँ पे पूछा गया है यू हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है ना? तो यहाँ पे अगर पहला वर्ड देखें तो क्या लिखा है? पिकनिक, जिसकी स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। पिकनिक मतलब क्या होता है कि जब आप कोई मील होती है जो बाहर जाकर के खाते हो, पिकनिक बनाते हो, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मील दैट यू टेक विद यू टू ईट आउटडोर्स, है ना, उसको हम बोलते हैं। देन दूसरी स्पेलिंग देखते हैं क्या है? पिक्चर। चलो मूवी देखने जाते हो, है ना, मूवी देखने जाते हो, ये स्पेलिंग भी करेक्ट दी हुई है, PICTURE, यानी एक पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ को भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पिक्चर मतलब कोई पेंटिंग, कोई ड्राइंग या एनी फोटोग्राफ। फिर नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग क्या है? पिकल। अब पिकल की स्पेलिंग जो दी हुई है, पिकल मतलब क्या होता है? अचार, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पिकल की स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग है, वो थोड़े से को हमें करना है करेक्ट। PICKLE होता है स्पेलिंग। क्या होती है? PICKLE। और यहाँ पे क्या दिया है? KEL, जो कि यहाँ पे ये स्पेलिंग क्या है? इनकरेक्ट है यहाँ पे। बाकी ये करेक्ट और पियानो की भी करेक्ट है। पिकल क्या होता है? मैंने कहा अचार होता है जिसमें सॉल्ट, विनेगर सब कुछ रखा जाता है और काफी लंबे समय तक वो अचार चलता है। तो वो हो गया आपका, हम इसको बोल सकते हैं, हिंदी में लिख देती हूं मैं, अचार। वो किसी का भी हो सकता है। अब आता है पियानो। पियानो तो आप सभी जानते हैं और पियानो की स्पेलिंग भी एकदम करेक्ट है। तो रॉन्ग स्पेलिंग यहाँ पे आपकी थर्ड दी हुई थी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया? आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया जो इनकरेक्टली स्पेल्ड था। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं यहाँ पे क्या है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है? तो अगर हम देखें तो लिखा है टर्माइट। फर्स्ट स्पेलिंग लिखी हुई है टर्माइट। टर्माइट फ्री फर्नीचर जानते हो? टर्माइट मतलब जो दीमक लग जाती है उसको हम बोलते हैं ना टर्माइट। तो एक स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं दैट लिव इन लार्ज ग्रुप्स मेनली इन हॉट कंट्रीज, है ना। टर्माइट कौन से होते हैं? स्मॉल इंसेक्ट्स में यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, तो उनको बोलते हैं। सेकेंड स्पेलिंग क्या है? टेराबाइट। तो जीजाबाइट, है ना, टेराबाइट भी उसमें की एक फॉर्म होती है, यानी कि एक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है दैट इक्वल्स टू 1 मिलियन, है ना, तो उसको बोलते हैं। ये भी स्पेलिंग करेक्ट है भाई। थर्ड देखते हैं टेरेशियल। अब यहाँ पे टेरेस्ट्रियल दिया है, जबकि करेक्ट स्पेलिंग होती है TERRESTRIAL। करेक्ट स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। तो यानी ये करेक्ट है और इनकरेक्ट स्पेलिंग आपकी कौन सी हो गई? सी। तो आंसर भी हमें यही मार्क करना था कि जिसकी स्पेलिंग क्या हो? रॉन्ग हो। यानी कि टेरेस्ट्रियल की मीनिंग क्या होती है? दैट इज कनेक्टेड विद प्लैनेट अर्थ।
इसको हम बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे कनेक्टेड विद प्लैनेट्स, है ना, इसको बोल दिया। फोर्थ हमारी जो वर्ड है दैट इज टर्मिनल। तो टर्मिनल तो किसी भी चीज का हो सकता है, ये स्पेलिंग भी करेक्ट दी हुई है। बस टर्मिनल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? टर्मिनल क्या होता है? एक लार्ज रेलवे स्टेशन का भी हो सकता है, बस स्टेशन का हो सकता है, बिल्डिंग जो एयरपोर्ट की होती है वो भी टर्मिनल होता है। तो किसी भी चीज का हम बोल सकते हैं जो बिल्डिंग से रिलेटेड होता है, यानी कि बिल्डिंग ऑफ एक लार्ज रेलवे स्टेशन, ठीक है, कोई भी बस टर्मिनल या बस स्टेशन आप बोल सकते हो, ठीक है, एसेट्रा, तो उसको हम बोलते हैं। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो गया? ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट स्पेलिंग यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर हमारा यहाँ पे अगेन क्या हो गया? ऑप्शन सी। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। यहां पे क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब आपको अपोजिट बताना है किसका? कलेक्ट, है ना। जब हमें अपोजिट बताना होता है कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है टू ब्रिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स टुगेदर। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? पहले मीनिंग लिख लेते हैं। टू ब्रिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स टुगेदर, एक साथ चीजों को लेकर के आना। अब यहां पे लिखा है पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? होर्ड। तो होर्ड मतलब क्या होता है बताओ? अगर यहाँ पे होर्ड लिखा है तो कोई चीज की लार्ज क्वांटिटीज में जब इकट्ठा करते हो, इसका मतलब क्या हो गया? टू कलेक्ट। तो ये तो इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया सिनोनिम? दूसरा वर्ड आपका क्या दिया हुआ है? कंपोज, है ना। तो कंपोज मतलब जैसे म्यूजिक कंपोज नहीं करते हैं, है ना, तो पार्ट्स जो एक साथ होते हैं, पार्ट्स दैट यू नो टुगेदर फ्रॉम समथिंग, है ना, द पार्ट्स टुगेदर समथिंग, कोई चीज साथ में हो, तो ये भी इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। ठीक। सी ऑप्शन क्या दिया है? डिस्पर्स। अब डिस्पर्स मतलब क्या होता है? कोई चीज अलग अलग हो, सेपरेट हो। क्या हो? सेपरेट हो, उसे हम बोलते हैं क्या? इसका एंटोनिम, यानी कि जो चीज डिवाइडेड हो, शैटर्ड हो इनटू पीसेस, स्कैटर्ड हो, है ना, तो वो इसका क्या हो गया? पर्टिकुलर एंटोनिम हो गया। ठीक है। और अगर हम कन्फाइन बोले तो इट मीन्स यू व्हेन यू कीप अ पर्सन और एनी एनिमल इन अ पर्टिकुलर, यानी कि कोई स्मॉल प्लेस में आप किसी को रखते हो। कन्फाइंड यानी कि जो बहुत ज्यादा एनक्लोज्ड होती है। तो ये तो एकदम इससे अलग ही चला गया। तो जब हमने देखा ये इसका क्या है? सिनोनिम है। ठीक। कंपोज क्या है? ये भी कहीं ना कहीं सिनोनिम के सेंस में आ गया, ये एकदम अलग चला गया। तो ये क्या है? करेक्ट एंटोनिम इसका क्या दिया हुआ है आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अगेन ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। समझ में आया इसका एंटोनिम? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें क्या बोला गया है? अब आपको एंटोनिम किसका बताना है? रिसोर्स का। किसका बताना है? रिसोर्स। रिसोर्स क्या होती है? रिसोर्स क्या होती है? अगर मैं रिसोर्स का मीनिंग आपसे पूछूं तो पहले मीनिंग अगर पता होता है तो हम काफी अच्छे से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। रिसोर्स का मतलब होता है सप्लाई ऑफ समथिंग दैट इज अवेलेबल फॉर समबडी टू यूज, है ना। तो ये क्या होता है? सप्लाई ऑफ समथिंग, किसी चीज की सप्लाई, है ना, सप्लाई ऑफ समथिंग जो आप किसी दैट इज अवेलेबल, है ना, जो अवेलेबल हो। अवेलेबल सोर्सेस जैसे बोलते हैं ना, दैट इज अवेलेबल फॉर यूज, है ना। अब यहां पे हमें देखना है कि पहला दिया हुआ है वर्ड प्रॉपर्टी, हमें बताना है एंटोनिम। तो प्रॉपर्टी क्या होगी? जायदाद, है ना, दैट बिलोंग्स टू समबडी, है ना, एसेट्स बिलोंग टू समबडी। चलो ये तो प्रॉपर्टी हो गया। अगर हम बोले रिजर्व्स, है ना, रिजर्व लिखा हुआ है, तो रिजर्व भी एक तरीके से ऐसे होता है कि जो अपनी सेफ्टी के लिए रखते हो, है ना, दैट यू कीप फॉर अ स्पेशल रीजन,
है ना, कोई भी चीज ऐसी हो सकती है, थिंग्स दैट यू कीप फॉर अ स्पेशल रीजन, पर्टिकुलर किसी काम के लिए, जैसे रिजर्व कैपिटल होती है ना, आरबीआई रखता है, तो उसी के सेंस में आप इसको बोल सकते हो। ठीक, फिर लैक, लैक मतलब क्या होता है, किसी चीज की शॉर्टेज होना, है ना, यानी कि कमी होना। और अगर हम सोर्स बोले, सोर्स तो एक तरीके से ओरिजिन के लिए बोलते हैं ना, जहां से कोई चीज ओरिजिनेट होती है, वेयर, फ्रॉम वेयर समथिंग कम्स, फ्रॉम वेयर समथिंग कम्स, कहीं से कोई चीज जैसे आ रही हो, वो सोर्स। तो यहाँ पे अगर जब हमने देखा, ऑप्शंस में गए, मीनिंग हमने सब लिख लिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो सप्लाई जो आप किसी को प्रोवाइड करते हो। तो इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। आप प्रॉपर्टी आपके पास होगी तभी तो आप देंगे, यानी आपके पास सोर्स है, प्रॉपर्टी है, रिजर्व्स है ना, लेकिन ये इसका क्या हो जाएगा, कमी, यानी किसी चीज की आपके पास क्या है, शॉर्टेज है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर हम लिख देंगे यहाँ पे, हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा किसका, रिसोर्स का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 47th क्वेश्चन में क्या करना है देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, यानी एट द 11th आवर। देखो ये तो किसको नहीं पता होगा, 11वें घंटे में, यानी कि जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा समय हो गया हो। तो 11 घंटे का मतलब एट 11 AM तो बिल्कुल नहीं होता, एट द वेरी लास्ट मिनट क्या हो सकता है, बिल्कुल यही होता है, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट, एकदम लास्ट मोमेंट में जब कोई चीज हो, उसे हम बोलते हैं एट द 11th आवर। तो आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि 1 आवर बिफोर नून, भाई आफ्टरनून या बिफोर नून हमें तो नहीं पता, टू लेट इन द नाइट हम नहीं कह सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आंसर हम मार्क कर देंगे सिंपली भाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। 48 में क्या बताना है, अब इस ईडियम का मीनिंग बताना है, टू पुट समथिंग ऑन होल्ड, किसी चीज को कुछ समय के लिए होल्ड कर देना, है ना, किसी चीज को कुछ समय के लिए क्या कर देना, होल्ड कर देना। तो ऑप्शंस है, टू कैंसल समथिंग, टू प्रिक्योर समथिंग, टू पोस्टपोन समथिंग और टू ट्रांसफर समथिंग। तो होल्ड पे रखने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि अभी हुआ है और आगे नहीं होगा, जरूर होगा। तो कैंसल तो नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना। प्रिक्योर मतलब किसी चीज को प्रिक्योर करके रखना, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है कि मतलब आगे वो चीज फ्यूचर में तो जरूर होनी है, इसलिए पोस्टपोन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और ट्रांसफर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगेन इस ईडियम का मीनिंग कि टू पुट समथिंग ऑन होल्ड मतलब यू आर पोस्टपोनिंग समथिंग, आगे जाके उसको किसी डेट में या किसी दिन कर लिया जाएगा। तो कुछ देर के लिए उसको क्या कर दिया गया, डिले कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एक तरीके से डिले कर दिया गया, देरी कर दी गई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो इस अंडरलाइन पार्ट को क्या कर सके, सब्स्टिट्यूट कर सके अगर जरूरत है तो। और अगर जरूरत नहीं है तो आप क्या मार्क करेंगे, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो लिखा है यहाँ पे, लास्ट संडे आई रिटर्निंग होम लेट एट नाइट। तो यहाँ पे लास्ट संडे की बात कर रहे हैं, तो रिटर्न यहाँ पे जो लिखा हुआ है लास्ट संडे, यानी कि लास्ट संडे का मतलब ये बीत चुका है, यानी कि ये क्या हो गया, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मिस्टेक तो है। फिर लिखा है आई रिटर्न्ड होम, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये V2 है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लेट एट नाइट, तो करेक्ट ऑप्शन जो इसको करेगा वो करेगा बी। रिटर्निंग एम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और ये आई हैड बीन रिटर्निंग होम लिखा है, इसका मतलब ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना। तो ये हो गया। तो हेंस हमारा आंसर आपको पता चली गया होगा, जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा
वो क्या है आपका? सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। किससे पता चला? किससे पता चला? जो लिखा है ये लास्ट संडे। लास्ट संडे मतलब बीता हुआ, है ना? तो बीता हुआ जो है उसके बारे में हम बात करते हैं पास्ट टेंस में। क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर विद द लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। अगेन अब इसका सब्स्टिट्यूशन आपको ढूंढना है। क्या है? यू आर इल इफ यू ईट ऑल दैट फूड। ये सेंटेंस, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको बताऊं कंडीशनल सेंटेंस का है। कंडीशनल सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक 0 टाइप होता है, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है। तो फर्स्ट टाइप जो कंडीशनल है, जो फर्स्ट टाइप कंडीशनल है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें प्रेजेंट फ्यूचर को फॉलो करता है या फ्यूचर प्रेजेंट को फॉलो करता है। तो यहां पे आप सीधा सीधा इफ या व्हेन अगर है, अगर इफ या व्हेन है और उसके साथ है प्रेजेंट सिंपल, तो ऑब्वियसली आपका जो सेकंड क्लॉज होगा वो सिंपल फ्यूचर को ही फॉलो करेगा। सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसका अगर स्ट्रक्चर मैं बोलूं तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एस या ई एस, ठीक, और प्लस ऑब्जेक्ट। एक तो ये हो गया रूल। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो कंडीशनल सेंटेंस में आपने अगर देखा तो ये फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग है। तो यहां पे यू आर तो रॉन्ग है, क्योंकि इफ यू ईट ऑल दैट फूड, तो ये किसमें है? प्रेजेंट सिंपल यानी कि इंडेफिनिट। तो ऑब्वियो ये किस में होना चाहिए था आपका? ये क्लॉज किस पे होना चाहिए था? ये आपका होना चाहिए था सिंपल फ्यूचर में। तो क्या आएगा? विल बी आएगा ना। तो यू विल बी इल, क्या हो जाएगा? यू विल बी इल, ठीक। तो यहां पे हम आंसर क्या मार्क कर देंगे? ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो इसको करेक्ट करेगा, तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, जो इसको सब्स्टिट्यूट करेगा करेक्टली। आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड वीडियो आप मेरे इंग्लिश की प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो वहां पे कंडीशनल सेंटेंसेस को एक एक करके मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उनको वहां से जाकर के और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और इसी तरीके से एसटी डिस्कशन आपको हर संडे मिलता रहेगा, हर एक एसटी जो आप एसटी दे चुके हो उसके अकॉर्डिंग। सो टिल देन, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट एसटी के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.